साक्षी हत्याकांड में आरोपी साहिल को कोर्ट ने 3 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। अब साहिल से पुलिस पूछताछ करेगी और हर उस पहलू पर छानबीन करेगी। साहिल के इंस्टाग्राम अकाउंट से भी कई महत्वपूर्ण खुलासे हुए हैं, जिसमें साहिल कई लड़कियों से बातचीत करता था। दिल्ली में दिल दहला देने वाली घटना को साहिल ने अंजाम दिया था और साक्षी को करीब 30 से ज्यादा बार चाकुओं से गोद कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि इस पूरे मामले में साक्षी के परिवार वालों को साहिल के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी। इसके अलावा इस पूरे मामले में नए नए रोज खुलासे हो रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस उस चाकू को भी ढूंढ रही है जिसमें साहिल ने जिससे कहीं न कहीं साक्षी पर ताबड़तोड़ वार किए थे। अब 3 दिनों तक जब पूछताछ होगी तब देखने वाली बात होगी कि साहिल कौन कौन से नए खुलासे करता है। फिलहाल साहिल के लिए फांसी की सजा की मांग पूरा देश कर रहा है। साक्षी हत्या 24 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं के जरिए जनता तक पहुंच रही है। 1 महीने का विशेष अभियान भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में चला रही है। कहते हैं कि केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। यही एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश पर खासा फोकस कर रही है। केंद्रीय नेताओं से लेकर पूर्व मुख्यमंत्रियों, दूसरे प्रदेश के मंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों, साथ ही साथ प्रदेश के पदाधिकारियों से लेकर मंत्रियों, सांसदों, विधायकों को भी इस अभियान में लगाया गया है, जिसमें एक एक घर तक जनसंपर्क करना है, केंद्र की योजनाओं का लाभ पाए लाभार्थियों की संख्या डिक्लेयर करनी है, उनसे मिलना है, उनकी चीजें दूसरे लोगों को बतानी है कि कैसे केंद्र की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचा। यहां तक कि उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी उत्तर प्रदेश की 5 लोकसभा सीटें, जिसमें सलेमपुर, आजमगढ़, देवरिया जैसी सीटें शामिल हैं, उनका भी प्रभार दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि 2024 से पहले 1 महीने के इस अभियान के जरिए लोगों तक अपने मैसेज को पहुंचाया जाए, ताकि 2014 और 2019 जैसी परफॉर्मेंस 2024 में भी की जाए। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से अपनी रणनीति बना ली है। बताया जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में मिशन 80 पे लगी भारतीय जनता पार्टी अब अपने गठबंधन की तरफ भी दिखती आ रही है। उसका अपना दल एस और निषाद पार्टी से तो गठबंधन है ही, अगर उसको एक गठबंधन और करना हो तो वो कौन सा मुनाफिक रहेगा, इसको लेके एक इंटरनल सर्वे कराया गया था। माना जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी रालोद की तरफ देखती नजर आएगी, तो कहीं पूर्वांचल में देखा जाए तो एक बार फिर से अपने पुरानी सहयोगी सुभाष पार यानी कि राजभर की तरफ निगाहें बनाई हुई थी भारतीय जनता पार्टी। इंटरनल सर्वे कराया गया। इंटरनल सर्वे की माने तो भारतीय जनता पार्टी को रालोद से ज्यादा कामगर नजर आएगी सुभाषपा, राजभर की सुभाषपा ज्यादा कामगर नजर आ सकती है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में 2022 के चुनाव में जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डेंट होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया था, वहीं सुभाषपा से अलग होने के बाद उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल की बात करेंगे तो जरारा डेंट मिला था भारतीय जनता पार्टी को। उसको रिकवर करना होगा तो एक बार फिर से अपने पुरानी सहयोगी राजभर की तरफ जाती हुई देख सकती है भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक उच्च स्तरीय बैठक की। उस बैठक में कड़े निर्देश जारी किए, यानी साफ है कि उत्तर प्रदेश में अवैध तरीके से बनी झुग्गी झोपड़ियों को लेकर के निर्देश जारी किया गया। यानी साफ है कि जिस तरीके से अवैध तरीके से झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ सर्वे कराया जाएगा, यानी सर्वे के आधार पर ही उन पे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साफ है कि जिस तरीके से अवैध तरीके से झुग्गी झोपड़ियों का निर्माण होता है, फिर उसके बाद से उसमें अवैधानिक तरीके से काम किए जाते हैं, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त तेवर दिखाते हुए उनको हटाने और उनका सर्वे कराने को लेकर के निरीक्षण करते हुए उन पे कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही साथ में उन्होंने यह भी कहा है कि इसकी शुरुआत लखनऊ से होगी। लखनऊ के बाद उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में भी इसका सर्वे कराया जाएगा और सर्वे कराने के बाद अवैध तरीके से रह रहे उन व्यक्तियों के खिलाफ जो है कार्रवाई भी की जाए। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने बोर्ड बैठक में कई बड़े फैसले किए, जिसमें जो आवास विकास के अंतर्गत आने वाले फ्लैट्स खरीदने का सपना देख रहे हैं उनके लिए राहत वाली बात है, क्योंकि आवास विकास परिषद अब तमाम जो फ्लैट जो काफी लंबे अरसे बिक नहीं रहे थे, उनकी बिक्री पर जब कोई व्यक्ति लेगा तो उसमें अगर एक मुश्त पैसा जमा करेगा तो उसको 15% की छूट मिलेंगी। वहीं बात करें अगर पूरे प्रदेश की लगभग 10,000 फ्लैट्स हैं जो अभी आवास विकास के खाली पड़े हुए हैं। ऐसे में 4,000 करोड़ से ज्यादा का जो रुपया है वो इन फ्लैटों में लगा हुआ है, जो जल्द आवास विकास खाली कराना चाहता। लखनऊ की बात करें, सिर्फ लखनऊ में 1,894 फ्लैट्स हैं जो काफी लंबे समय से ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं आवास विकास परिषद चाह रहा है जल्द से जल्द ग्राहक इनको मिल जाए, इसके कहीं ना कहीं जो वित्तीय घाटा चल रहा है आवास विकास में वो पूरा किया सके, साथ ही साथ अगली योजनाएं भी शुरू की जा सके।
लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी अब पूरी तरीके से जुट गई है। अपने सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं कि उत्तर प्रदेश के हर लोकसभा क्षेत्र में जाएं और वहां पर जाकर जो है जनसंपर्क करें, लोगों से बातचीत का दौर बना रहे। और इसके अलावा समाजवादी पार्टी जो है अब लोकसभा क्षेत्र जितने भी हैं वहां पर जो अधूरे वादे हैं, जो पूरे नहीं हुए हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार करवा रही है और जो जनता की अपेक्षाएं हैं उनका भी एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करवा रही है। तो कहीं ना कहीं उनकी कोशिश है कि लोकसभा चुनाव में कोई भी कसर, सब जगह स्थानीय समीकरण को देखते हुए रिपोर्ट कार्ड तैयार करवा रही है। और अपने पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि पूरा रिपोर्ट कार्ड और पूरा ब्यौरा तैयार करके प्रदेश मुख्यालय को सौंपे, जिसके बाद समाजवादी पार्टी जो है हर क्षेत्र में जाएगी, हर लोकसभा क्षेत्र में वहां पर जाकर जनसंपर्क करती हुई नजर। सपा विधायक इरफान सोलंकी व उसके भाई रिजवान सोलंकी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इरफान की तरफ से उनके वकील ने एक अर्जी MP MLA कोर्ट पर डाली थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दी है। आपको बताते चले कि जाजमऊ में नाजमा फातिमा की जमीन पर कब्जा करने और आगजनी के मामले में हस्ताक्षर मिलान व उसकी जांच के लिए एक एप्लीकेशन MP MLA कोर्ट में दी गई थी, जिसको अभियोजन पक्ष ने अपना पक्ष रखा कि अभी इस हस्ताक्षर का कोई भी जांच या नहीं हो सकती, क्योंकि तभी तक गवाहों की बयान चल रहे हैं। इस पूरे मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है। और साथ ही आपको बताते चले कि 10वें गवाह का जो बयान अभी तक नहीं हो पाया, तो उस 10वें गवाह के बयान भी कोर्ट में दर्ज हो चुके हैं। गवाह ने साफ तौर पर बयान को बताया है कि इरफान सोलंकी व उसके भाई रिजवान सोलंकी व उसके साथियों को एक षड्यंत्र बनाते हुए और यह सुना था कि प्लाट में किस तरह आगजनी करना है और किस तरह उस पर कब्जा करना है। इन सभी बयानों को कोर्ट में दर्ज हो चुके हैं। इसके साथ ही आगे की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। भाजपा ने वरिष्ठ जनों का सम्मान समारोह रखा, जिसमें सम्मान किया गया खीरागढ़ के विद्या मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर विद्यालय में पूर्व विधायक महेश गोयल और जिला उपाध्यक्ष संतोष सिकरवार ने वरिष्ठ जनों का मान सम्मान रखा, जिसमें पटका पहनाकर खीरागढ़ विधानसभा के बुजुर्गों को बुलाया और सरस्वती विद्या मंदिर में पटका और माला फहराकर वरिष्ठ जनों का सम्मान किया। सम्मान में जनसंपर्क के तहत जिन कार्यकर्ताओं ने अच्छा कार्य किया उनको भी सम्मान दिया गया। जहां आगरा में 2024 की तैयारियां हो चुकी हैं, जहां पूर्व विधायक महेश गोयल ने बताया कि वरिष्ठ जनों का सम्मान ऐसे ही भाजपा करती आई है और कार्यकर्ताओं का सम्मान भी करती रहेगी। 600 छात्र छात्राओं सड़क पर फर्जी वाड़े को लेकर उतरे हैं। जिला अधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर बस्ती पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के जमकर छात्र छात्राओं ने नारे लगाए। वहीं आपको बता दें कि बस्ती जिले में सरदार पटेल हॉस्पिटल व पैरा मेडिकल के द्वारा फर्जी तरीके से छात्र छात्राओं को मार्कशीट दिया जा रहा था। उसी को लेकर सभी छात्र छात्राओं के द्वारा आज TM कार्यालय पर पहुंचकर जिला अधिकारी को एक ज्ञापन दिया गया है। उन्होंने बताया कि NM, GNM व PG डिप्लोमा की फर्जी मार्कशीट सरदार पटेल हॉस्पिटल के द्वारा दिया जा रहा था, जिसको लेकर जब छात्राओं ने इसका विरोध किया तो उनसे जबरन 1-1 लाख रुपया प्रति बच्चों से प्रबंधक के द्वारा वसूल लिया। दिल्ली में हुए साक्षी हत्याकांड का पूरे देश में इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी के चलते हुए आज बागपत की तीनों तहसील पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है। आज सुबह से ही हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता तीनों तहसील पर इकट्ठा हुए और साक्षी हत्याकांड को लेकर जमकर प्रदर्शन किया है। बागपत की तीनों तहसील पर उप जिलाधिकारियों को आज हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा है। राष्ट्रपति जी के नाम ये ज्ञापन सौंपा है और जो हत्यारा है उसे फांसी की सजा की मांग की है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का आए दिन कोई न कोई मामला प्रकाश में आता है। आज ऐसा ही एक मामला जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर उस समय देखने को मिला जब एक व्यक्ति अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ उसकी मां की मौत के एवज में सिर्फ न्याय चाहता है और न्याय चाहता है उनसे। जो बड़ी लापरवाही देखने को मिली जिला अस्पताल की, जहां बड़े बड़े कैंप लगाए जाते हैं नसबंदी के और नसबंदी कराने के बाद उनको सर्टिफिकेट तक दिया जाता है, लेकिन वो महिला प्रेग्नेंट हो जाती है और जब वो इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचता है
तो वहाँ पर एक आशा बहू के बरगलाने पर उसको एक प्राइवेट नर्सिंग होम, फिनिक्स नर्सिंग होम ले जाया जाता है, जहाँ उसके बच्चेदानी को काट दिया जाता है और इन्फेक्शन फैल जाने के बाद उसे लखनऊ रेफर कर दिया जाता है। यहाँ पर उससे लाखों रुपए की धन उगाही की जाती है और उसके बाद जब लखनऊ में उसकी मौत हो जाती है तो उसके न्याय के लिए उसका पति आज 1 साल से जिला अधिकारी, सीएमओ हर जगह न्याय के लिए दर भटकता है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिले। आखिर में थक हार कर उसने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई और अब शासन से आज जांच के आदेश आ जाने के बाद स्वास्थ्य महकमे का हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल जिलाधिकारी से आज फिर उसने न्याय की गुहार। आगरा के एतमादपुर स्थित मितावली के शेखपुरा वासियों की 8 साल से नहीं बुझी प्यास। गांव वासियों का आरोप है कि कई बार शासन से लेकर प्रशासन तक कई लोगों से शिकायत की, लेकिन यहाँ के पानी का समाधान आज तक नहीं हुआ। लोगों का आरोप है कि 2024 में जो चुनाव आएगा, यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो पूरा गांव वोट का बहिष्कार भी करेगा। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर यहाँ के गांव वासियों ने यहाँ के विधायक, सांसद और अधिकारियों से कई बार शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब देखने वाली बात यह है कि पूरे मामले में सरकार और प्रशासन कब कार्रवाई करेगा, ये देखने वाली बात।